हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। अच्छा, इंडक्शन मोटर्स में हमने दो तरह की मोटर्स पढ़ी थी, स्क्विरल गेज और वाउंड रोटर। स्क्विरल गेज तो फिक्स तरह की मोटर है ना, उसके एल्यूमिनियम बार्स हैं और एंड पे शॉर्ट हुई हुई है, ठीक है। जबकि वाउंड रोटर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास उसमें रेजिस्टेंस ऐड करने की फंक्शन अवेलेबल होता है कि हम उसमें रेजिस्टेंस रोटर में ऐड कर सकते हैं। उससे हमें बेनिफिट होता है, यानी रोटर की जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाने से या कम करने से इंडक्शन मोटर की करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। फर्ज कर लें अगर वो पहले ज़्यादा करंट ले रही थी तो वो कम करंट लेगी, उसका टार्क पहले कम था तो टार्क बढ़ जाएगा। इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं रोटर की रेजिस्टेंस से। वो क्या होती है वो हम देखते हैं अभी। द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ अ स्क्विरल गेज रोटर इज एसेंशियली कांस्टेंट एक्सेप्ट दैट इन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। The resistance increases with the increase in load because the temperature rises. In designing the squirrel gauge rotor, the rotor resistance can be selected by using copper, aluminium or other metals in the rotor bars and end rails. वो आप डिज़ाइन के वक्त देख लेते हो, वो फिर चेंज नहीं कर सकते, वो बन गया तो बन गया। अच्छा, the torque speed characteristics is greatly affected by the change in resistance, ठीक है। The only characteristic which is unchanged is the breakdown torque. जो उसका ब्रेकडाउन टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क था वो अनचेंज रहता है। वो भी हम देखते हैं तो चेंज हो जाता है, वो कैसे चेंज होता है वो देखते हैं अभी। द टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ अ 10 किलोवाट कितने हॉर्स पावर होगी ये आपको आता है कैलकुलेट करना है। 13.4 हॉर्स पावर होगी। 50 हर्ट्ज 380 वोल्ट्स इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनियस स्पीड कितनी है जी, 1000 आरपीएम है इसकी। ये आप कैसे निकालते होते हैं 120 एफ ओवर पी से, ठीक है। और रोटर की स्पीड कैसे निकालते हैं उसको 1 माइनस एस से ज़रब दे के, 1 माइनस एस से, ठीक है। फुल लोड टॉर्क इसका कितना है जी, 100 न्यूटन मीटर। तो ये देखें इसका ये जो फुल लोड टॉर्क है, यहाँ पहले लेफ्ट पे देखें टॉर्क है, नीचे स्पीड है, ठीक है। और 100 जो है इसका न्यूटन मीटर फुल लोड टॉर्क है, नॉमिनल टॉर्क। और इसका जो ब्रेक डाउन टॉर्क है वो कितना है, 250 न्यूटन मीटर है। और करंट इसका देखें जो लॉक रोटर करंट है जीरो स्पीड पे वो है 100 एम्पियर। ये आपको बताया कि लॉक रोटर का मतलब क्या, जहाँ स्लिप 1 हो, यानी स्लिप 1 का क्या मतलब है कि रुक जाम है रोटर आपका, जाम है तो मैक्सिमम करंट खींचेंगी और वो सारा करंट कहाँ डिसिपेट होगा, एज एन हीट, ठीक है। तो 100 एम्पियर और 100 एम्पियर के बाद ये कम होके कितना रह जाता है, 20 एम्पियर। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं फुल लोड करंट इज 20 एम्पियर मोटर का। लॉक रोटर करंट कितना है, 100 एम्पियर है। एंड द रोटर हैज एन आर्बिट्रेरी रेजिस्टेंस आर, रोटर की कोई भी रेजिस्टेंस आर है। इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस बाय फैक्टर ऑफ 2.5, ढाई गुना उसको इंक्रीज कर दें। जैसे अगर 1 के थी तो अब कितनी कर दें, 2.5 के। तो क्या होगा, बाय यूजिंग द हाई रेजिस्टिव मटेरियल सच एज ब्रोन्स फॉर द रोटर बार्स एंड एंड रिंग्स। तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपका, उससे हम देखते हैं कि हमें क्या बेनिफिट मिला है। द शेयरिंग टॉर्क, अब स्टार्टिंग टॉर्क डबल्स फ्रॉम 100 न्यूटन मीटर टू 200। पहले कितना था, 100 था ना, ये 100, अब ये कितना हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, 200 न्यूटन मीटर हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया। रेजिस्टेंस, रोटर की रेजिस्टेंस बढ़ाने से, रोटर की रेजिस्टेंस बढ़ाने से कितना गुना, 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ाने से आपका जो टॉर्क है वो बढ़ गया, डबल हो गया। और करंट थोड़ा कम हो गया, स्टार्टिंग करंट, लॉक रोटर करंट जिसको कहने हैं आप, वो 100 एम्पेयर से कितना हो गया, 90 एम्पेयर। मोटर डेवलप इट्स ब्रेक डाउन टॉर्क एट अ स्पीड ऑफ 500 आरपीएम। अब मोटर जो है 500 आरपीएम पे ही अपना वो बना रही है ब्रेक डाउन टॉर्क। पहले जरा आगे जाके बना रही थी ना, अब जल्दी वो अपना ब्रेक डाउन टॉर्क बनाना शुरू हो गई है। कंपेयर टू दी ओरिजिनल ऑफ 800 आरपीएम, ओरिजिनल क्या थी 800 आरपीएम, अब 500 पे बनाना शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखें आपने रेजिस्टेंस बढ़ाई है रोटर की, और कुछ नहीं किया, सिर्फ रोटर की रेजिस्टेंस बढ़ाई है, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। तो आपने देखा कि मोटर की करेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है। तो इसका मतलब है कि आप अपने लोड के अकॉर्डिंगली या अपने लोड प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अपनी मोटर की जो करेक्टरिस्टिक है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो किस में मुमकिन है, वाउंड रोटर के अंदर मुमकिन है, ठीक है, बाय चेंजिंग द रोटर रेजिस्टेंस इज डबल टू 5 आर। द लॉक रोटर अटेन्स अ मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू ऑफ 250 न्यूटन मीटर फॉर अ कोरस्पॉन्डिंग 70 एम्पेयर करंट। आपने मजीद बढ़ा दी है, मजीद 2.5 गुना बढ़ा दी है, 5 गुना बढ़ गई, 5 आर हो गई। तो 250 पे आ गया आपका ये लॉक रोटर, सॉरी ये जो आपका टॉर्क है स्टार्टिंग, यानी अब आपका जो वो ब्रेक डाउन था वो पीछे आ रहा है बेसिकली, ठीक है। आपने और बढ़ाई तो और ये पीछे आ गया, यानी अब स्टार्टिंग पे आ गया, ये स्टार्टिंग पे ही आपको 250 मिल गया, मैक्सिमम टॉर्क मिल गया आपको, अच्छा खासा झटका मिला आपको, फोर्स मिली। और आपका करंट जो है स्टार्टिंग का वो भी कम हो गया, वो कितना हो गया, 70 एम्पियर। फर्दर इंक्रीज विल ड्रॉप द लॉक रोटर करंट एंड, अगर आप फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये कर्व और पीछे जाएगी, तो अब वो जो मैक्सिमम टॉर्क था वो अब नहीं आएगा, अब टॉर्क कम होना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि कर्व आपकी बेसिकली क्या हो रही है, पीछे जा रही है ना, तो ये बेसिकली फिनोमिनन होता है। तो और पीछे चले गए, आपने मजीद बढ़ा दिया, आपने 25 आर जब उसको किया, ये अभी मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको। द लॉक रोटर करंट ड्रॉप्स 20 एम्पेयर, उसका जो करंट है वो 20 पर आ गया, और उसका जो आपका टॉर्क था वो और कम हो गया। द मोटर डेवलप्स द सेम रेटिंग टॉर्क 100 न्यूटन मीटर एज इट डिड व्हेन द लॉक रोटर करंट वाज 100 एम्पेयर। अब 20 एम्पेयर के ऊपर वो 100 जो है न्यूटन मीटर डेवलप कर रहा है, जो कि पहले आपका अच्छे खासे करंट के ऊपर 100 एम्पेयर के ऊपर डेवलप कर रहा था। तो ये देखें, ये इसको अगर चारों केसेस को समराइज किया जाए, इसमें आर 2.5 आर ये थोड़ी पीछे चली गई है, और 5 आर में और पीछे चली गई, और 25 आर में और पीछे चली गई है, सही है। और ये बेसिकली आपका ग्राफ है, ये वाला R1 R2 R3 R4 R5, और R5 यानी ये बढ़ रही है वैल्यूज, फिर R6 यानी R6 ग्रेटर देन R5 ग्रेटर देन R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। तो a high rotor resistance is desirable because it produces a high starting torque and a relatively low starting current. Unfortunately, it produces a rapid fall in speed with increasing load. आप इस पर लोड बढ़ाएंगे ना, तो इससे वो स्पीड गिरेगी भी जल्दी, इसका स्पीड प्रोफाइल रनिंग में ज़रा ख़राब हो जाएगा, वो जल्दी गिर जाएगी, जल्दी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली है। स्लिप एट द रेटेड टॉर्क इज़ हाई, रेटेड टॉर्क पे स्लिप हाई होती है। द मोटर आई स्क्वायर आर लॉसेज आर हाई, एफिशिएंसी इज़ लो and the motor tends to overheat. Under running conditions, it is preferable to have low resistance. Running conditions के अंदर low resistance होना बेहतर है, ठीक है। तो the speed decreases very less with increasing load. Slip at the rated torque is small, the efficiency is high and motor tends to run cool. मोटर ठंडी रहेगी आपकी। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो रनिंग रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन। देखिए दो चीज़ें, हाई स्टार्टिंग टॉर्क वो हाई रेजिस्टेंस से मिलना है आपको, लेकिन रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस को आपने कम कर देना, यानी आपने रेजिस्टेंस ये नहीं कि रख दी और उसको आपने चेंज करना है, शुरू में ज़्यादा बाद में उसको कम करना है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो रनिंग रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग a wound rotor induction motor. Such a rotor allows variation in the rotor resistance as desired by means of external rheostat. तो ये वही मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिर्फ इसका रोटर में क्या लगा हुआ है, ये स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, और उसके साथ ये आपने ये साथ में रियोस्टैट एक लगाया हुआ है। रियोस्टैट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उससे आप अपने रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे और आपकी मोटर की करैक्टरिस्टिक्स साथ साथ चेंज होती जाएंगी। तो ये इसकी ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं ओवरऑल, ठीक है, जो कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। आपको जैसे पहले मैंने बताया था कि इंडक्शन मोटर बेसिकली एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें उसी तरह ही होगी, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, स्टेटर, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, रोटर। तो इसमें आप देखें R1 JX1 ये स्टेटर की है वाइंडिंग, और ये X1 उसकी इंडक्टेंस है, और ये मैग्नेटाइजेशन है, RC कोर रेजिस्टेंस है, और JX है मैग्नेटाइजेशन जो इंडक्टेंस है। फिर E1 और ये E2 या ER रोटर, ये स्टेटर है, ES ये ER है, और ये उसकी टर्न्स रेशियो, इफेक्टिव टर्न्स रेशियो। ये करंट आपका आ गया IR, JXR और RR, ये आपकी रोटर की रेजिस्टेंस और रोटर की इंडक्टेंस है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर एग्जैक्टली लाइक द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो लेकिन इसमें आपको पता है कि ER इज इक्वल टू SCR होता है, यानी जो भी वोल्टेज इसमें स्टेटर में होंगे उसको ऐसे ज़रब देंगे तो ER बन जाएंगे। और इसी तरीके से SFE जो आपने अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी देखा था कि जो FR थी वो क्या थी, S इंटू FE थी। अब इसमें आप देखें, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, ER इज इक्वल टू S इंटू ER नॉट JXR, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं JSXR 0 और RR, ठीक है। तो XR इज इक्वल टू X इज इक्वल टू ओमेगा L, आपको पता है। तो XR इज इक्वल टू ओमेगा R L R, ओमेगा R को तोड़ दें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, ठीक है। तो चूंकि ये रोटर की है तो 2 पाई FR LR, FR की जगह ये पुट कर दें SFE, S कॉमन निकालें तो ये 2 पाई FE LR, तो इसको हम कहेंगे SXR 0। ये देखें यहाँ पे इसको हम JXR को हम लिख सकते हैं JSXR 0। और अब यहाँ से करंट कैसे निकालेंगे, सिंपल जो सर्किट का है, यानी आपने पढ़ा हुआ ना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, से सिंपल है। तो ER ओवर RR प्लस JSXR 0, ठीक है, ये इम्पिडेंस हो जाएगी इसकी। और S अगर कॉमन निकालें आप तो JXR हो जाएगा, R बटा S आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R बटा S। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगी ना वो R बटा S हम लिखेंगे। तो ये देखें, अच्छा ये हमने पहले कर लिया हुआ है कि जो आप पावर, हमने इस तरह भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और बेसिकली हमने इस तरह भी सॉल्व किए थे, यानी आउटपुट पावर से पीछे जाके भी किए थे, एक ही आंसर आता है। यहाँ से अगर आगे जाएं तब भी सेम आंसर है। तो P इनपुट क्या होती है, जो मोटर को आप इनपुट पावर दे रहे हैं सप्लाई से, B
√3 VL/IL cos y। उस पर फिर आप स्टेटर के कॉपर लॉसेस माइनस करते हैं, उसके कोर लॉसेस माइनस करते हैं, तो उससे एयर गैप पावर बनती है, जिसको PR कहा था हमने, पी रोटर, PAG या PG या PR, ये एक ही नाम है, ठीक है। उसके बाद उसमें से आप माइनस कर दें रोटर के कॉपर लॉसेस I²R, ये बेसिकली क्या था, S इंटू PR था, S इंटू PR था, तो उससे आपका PM निकलता था, P कन्वर्टेड। ये कैसे निकल सकता है, ये 1 माइनस S इंटू PR वहाँ से भी निकलता था, ठीक है, लास्ट मेडिकल में हमने किया था। उसके बाद यहाँ से ये टॉर्क निकलता है, ये इंड्यूस टॉर्क है, टॉ इंड्यूस इंटू ओमेगा, ये जो M है ओमेगा M इंटू टॉ इंड्यूस्ड। फिर इस टॉर्क में से माइनस कर दें आप फर्दर, इस यहाँ तक एनर्जी जो है इससे माइनस कर दें फ्रिक्शन, विंडेज, बेरिंग के लॉसेस माइनस ट्रेल लॉसेस, तो ये आपकी आउटपुट पावर निकलती है टॉ लोड और ओमेगा M, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉर्स पावर आता है, जो मोटर के हॉर्स पावर होते हैं ना, कहते हैं मोटर इतने हॉर्स पावर की, वो ये है बेसिकली, ठीक है। इसमें आप लॉसेस वगैरह जमा करते जाएं तो आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, सही है। पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। अब हम जरा मोटर का पोस्टमार्टम करते हैं, अंदर और घुसते हैं, उसको और डेप्थ में जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मोटर तो ये चीज़ है, R1 JX1 RC JXM, इनको जोड़ दें तो JX2 R2/S, ये अभी हमने निकाला R2/S, ये मोटर का सर्किट आ गया आपके पास। अच्छा, अब I1, ये जो I1 है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं सिंपल ओम लॉ से, V∅/Z इक्विवेलेंट। अब Z इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, Z इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं, एक ये इंपेडेंस जमा कर लें JX2 + R2/X, ये इंपेडेंस बिकम्स पैरेलल विद दिस, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करना है पैरेलल में और फिर उसके बाद इनमें ऐड करना है, ठीक है, तो आपके पास टोटल इंपेडेंस आ जाएगी। ये दूसरा तरीका ये है कि इसको एडमिटेंस की फॉर्म में लिख के ऐड कर दें, एडमिटेंस की फॉर्म में लिख के ऐड कर दें, फिर वापस उसको इंपेडेंस में ले जाएं और फिर उसमें ऐड कर दें। सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप किए होंगे आपने। इंपेडेंस क्या है, 1 एडमिटेंस, ठीक है, और एडमिटेंस में आप एडमिटेंस को ऐड करते होते हैं ना, ये अगर पैरेलल में आ जाए तो आप एडमिटेंस को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ये 1/RC को एडमिटेंस में कन्वर्ट किया, इसको भी और इसको भी, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। स्टेटर की कॉपर लॉसेस PSCL = 3 × I1² R1, कोर लॉसेस 3 × E1² GC, एयर गैप पावर P in - PSCL - P कोर, ठीक है, उसे आपका P एयर गैप, ये पिछले लेक्चर में हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो P एयर गैप हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × I2² R2/S। बेसिकली ये 3 × I2² R2 ये रोटर लॉस होता है ना, रोटर कॉपर लॉस, तो अगर S × PAG करें तो ये निकल आता है, या रोटर कॉपर लॉस ओवर S करें तो PAG निकल आता है। ये देखें 3 रोटर कॉपर लॉस है 3 × I2² × R2, तो रोटर कॉपर लॉस इक्वल S × PAG। अच्छा जी, और P कन्वर्टेड क्या होगा जी, PAG - PRCL 3 × I2² R2/S -3 I2² R2, उसको कॉमन निकाल लें तो ये आपका आ जाएगा 1 - S/S, P कन्वर्टेड। अब इसको हम जो हमारा इक्विवेलेंट मॉडल है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, R1 JX1 RC JXM JX2 R2, ये रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा, और R2 × 1 - S/S, ये आपका P कन्वर्टेड हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये वही बन जाएगा R2/S, उसी को तोड़ के हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, तो टॉ इंड्यूस इक्वल टू P कन्वर्टेड ओवर ओमेगा M, P कन्वर्टेड = PAG - PRCL, वो इधर पुट कर दें PAG - PRCL, और उसमें आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना 1 - S × PAG, और ओमेगा M = 1 - S ओमेगा सिंक, ये कट के तो ये आपका आ जाएगा PAG ओवर ओमेगा सिंक, ठीक है। और PAG कैसे निकालना है आपने, 3 × I2² R2/S, इससे आपने निकालना है। अब आपको ये मालूम करना है I2, ठीक है, इंड्यूस टॉर्क के लिए आपको क्या मालूम करना है, I2, सही है। अब I2 कैसे निकालेंगे, I2 निकालने का तरीका ये है, इस सर्किट के अंदर आप इसका थेवेनिन वोल्टेज मालूम कर लें और थेवेनिन रेजिस्टेंस मालूम कर लें, फिर उसके बाद इसको सिंपल सर्किट बन जाएगा, सॉल्व कर लें। तो V थेवेनिन इसका क्या बन जाएगा, JXM ओवर JXM + JX1 + R1 × V∅, ठीक है, और इसकी जो R थेवेनिन होगी वो क्या निकलेगी, या Z थेवेनिन, इसको शॉर्ट कर दें तो JXM पैरेलल विद R1 + JX1, उसको सॉल्व कर ले तो आपके पास R थेवेनिन आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे निकाली हुई है V थेवेनिन और आपकी R थेवेनिन या X थेवेनिन आप कह लें। तो V थेवेनिन आ गया, उसको सिंप्लीफाई किया, और Z थेवेनिन आपका आ गया JXM R1 + JX1 R1 + JX1 + JXM, ये इसको पुट कर दें इधर। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपना करंट, करंट क्या होगा, सिंपल V थेवेनिन ओवर R थेवेनिन + R2/S + JX थेवेनिन + JX2, तो यहाँ से आपका I करंट आ गया सिंपल, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
अगेन इसका आप ले लें आर थेवेनिन प्लस आर टू ओवर एस का स्केयर प्लस एक्स थेवेनिन प्लस एक्स टू का होल स्केयर फिर अंडर रूट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो यहाँ से आपका निकाल लिया I2 3 इंटू आई टू स्केयर आर टू ओवर एस करें। 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 3 फेज मोटर है, तो पर फेज सिंगल फेज होता है उसको 3 से ज़रब दे दें तो आपके आ जाएगा 3 फेज। और जो 3 फेज की दूसरी इक्वेशन थी P इक्वल टू अंडर रूट 3 VL IL cos फाई, वो अंडर रूट 3 क्यों आ रहा था? वाई डेल्टा की वजह से आ रहा था, है वो भी 3 फेज ही है, 3 इंटू IP VP cos फाई। अच्छा जी, तो टॉय इंड्यूस का फार्मूला क्या है जी? PAG ओवर ओमेगा सिंक PAG हमने ये निकाल लिया, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला है, उसको पुट कर दें उधर डिवाइडेड बाय ओमेगा सिंक। अब हम निकालेंगे भाई ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये मैक्सिमम स्लिप के ऊपर होगा, जहाँ पे स्लिप आपकी मैक्सिमम होगी वो उसके लिए वो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जहाँ पे लोड इंपेडेंस आपकी सोर्स इंपेडेंस के बराबर हो जाए वहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर आएगी, जहाँ मैक्सिमम पावर आएगी वहाँ पे मैक्सिमम स्लिप होगी, और उस मैक्सिमम स्लिप को हम इधर पुट करेंगे तो आपका टॉ मैक्स निकल आएगा, ठीक है, जो पुल आउट टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क आपका। अच्छा जी, तो ये देखें जी सोर्स इज इक्वल टू आर थेवेनिन प्लस जी एक्स थेवेनिन प्लस एक्स टू, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाएं। आर टू ओवर एस, ये रोटर के रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर कर दें स्टेटर वाली, और उससे आप एस मैक्स निकालें। एस मैक्स इज इक्वल टू आर टू ओवर आर थेवेनिन स्क्वायर प्लस एक्स थेवेनिन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसको पुट करते हैं टॉर्क वाले फार्मूले में तो आपका टी मैक्स आ जाएगा, उसमें आप पुट करें थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपका इजीली निकल आता है 3 वी थेवेनिन स्क्वायर 2 ओमेगा सिंक आर थेवेनिन प्लस अंडर रूट आर थेवेनिन स्क्वायर प्लस एक्स थेवेनिन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये उसके न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं। A 3-phase 4-pole 50 Hz induction motor has a rotor resistance of 0.02 ohm per phase and standstill reactance of 0.5 ohm per phase. Calculate the speed at which the maximum torque is developed. तो NS is equal to 120 F over P, 1500 RPM इसकी NS है। S मैक्सिमम का फार्मूला उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसने कर लिया, फर्दर सिंप्लीफाई करके ये रह जाता है R2 over X2, तो ये आपका 0.04 निकलता है 4% स्लिप पे। तो स्पीड एट द मैक्सिमम टॉर्क कितनी आ जाएगी आपकी? एन एस इंटू 1 माइनस एस, एस मैक्स पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1440 RPM। दिस इज द स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, यानी मैक्सिमम टॉर्क इस एस के ऊपर काम करेगा और इसके ऊपर आपकी जो है वो RPM निकला है 1440 जी। नेक्स्ट करते हैं जी, 440 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग। अब देखो रोटर वाइंडिंग किसमें है? स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग एंड डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग किसमें है? डेल्टा में। रोटर किसमें है? स्टार में। स्टार में आपको पता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में फर्क होता है, ठीक है। फेज वोल्टेज इज लाइन वोल्टेज बटा अंडर रूट 3। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा जी, द वोल्टेज बिटवीन द स्लिप रिंग्स इज 200 वोल्ट्स एट स्टैंड स्टिल। स्लिप रिंग्स का वोल्ट कितना है? 200 वोल्ट है। तो पर फेज में जब मैं लेके जाऊंगा इसको मैंने जजर के 3 से डिवाइड करना है। The stator impedance is 1 plus j3 ohm. If the rotor resistance and standstill rotor reactance is 0.08 ohm, 0.5 ohm respectively, determine the slip at maximum torque और maximum torque। देखें वो आ गया, S max आ गया, S max निकालो, दूसरा क्या निकाला? टॉ मैक्स निकालो। ये सवाल भाई बड़ा अहम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो कैसे करना है जी? स्टेटर वोल्टेज देखें पर फेज कितना है? 440 वोल्ट है, ये गिवन है, लेकिन ये डेल्टा कनेक्टेड है ना, इसमें यही रहेगा। वो 3 फेज वाला था 440, पर फेज में भी वही रहेगा क्योंकि स्टेटर किस में है? डेल्टा में। रोटर वोल्टेज पर फेज कितना है? 200 बटा अंडर रूट 3। सही, क्यों? ये स्टार में कनेक्शन है इसके। इफेक्टिव टर्न्स रेशियो निकाल लें आप, E1 ओवर ER यानी पर फेज टू पर फेज, तो 440 ओवर 115.47 तकरीबन 3.81 की टर्न्स रेशियो हमारी निकल आती है। तो रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस रेफर टू द स्टेटस वो निकाल लेते हैं कितनी आएगी, उसकी आप रिफ्लेक्शन मार दें उसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 0.08 ज़रब 3.81 स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा R2 डैश आपका आ जाएगा 1.613 ओम, 1613 ओम, और X2 डैश कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 3.81 स्क्वायर 7.258, यानी उसमें टर्न्स रेशियो का इफेक्ट उसने डाल दिया कि देयर इज सम डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इस वजह से उसने टर्न्स रेशियो का इफेक्ट इसमें डाला है। तो एस मैक्स का फार्मूला जो हमने पहले निकाला था R2 डैश ओवर R1 प्लस X1 X प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, तो उसमें पुट करते हैं सिंपली एस मैक्स आ जाएगा, और टी मैक्स का जो फार्मूला हमने निकाला था उसमें इसको पुट कर दें तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क निकल आएगा 163.6 न्यूटन मीटर। अच्छा जी, 3 फेज 460 वोल्ट 60 हर्ट्ज 6 पोल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, इतना बड़ा नाम है, वल्द फलाना बिनत फलाना ते वल्द फलाना मोहल्ला
कॉम फलाना ये वो धमाका लंबा चौड़ा करके देखा उस स्टाम्प पेपर में लिखा होता है वैसे ही। अ 3 फेज 460 वोल्ट 60 हर्ट्ज 6 पोल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, सही है। तो drives a constant load of 100 Newton meter at a speed of 1140 rpm when the rotor terminals are short circuited. It is required to reduce the speed to the of the motor to 1000 rpm, यानी उसकी स्पीड आपको रिड्यूस करनी है by inserting resistance to the rotor circuit. रोटर में आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसके आरपीएम कम हो जाएंगे। तो determine the value of the resistance if the rotor winding resistance per phase is 0.2 ohm, neglect the rotational losses, the stator to rotor ये देखें आप स्टेटर टू रोटर टर्न्स रेशियो, जो इससे पहले हमने डेरिवेशन भी की थी उसमें हमने अज्यूम किया था A1 है, A1 पिछले केस में जो न्यूमेरिकल के उसमें A1 नहीं था, उसमें टर्न्स रेशियो आ गई थी तो उसको हमने रिफ्लेक्ट किया था फिर, यानी ये स्केयर से ज़रब दी थी। आपको पता है ना इंपेडेंस रिफ्लेक्ट करते हैं तो स्केयर से ज़रब देते हैं, हमने किया हुआ है ट्रांसफार्मर के केस में। अच्छा जी, द सिंक्रोनियस स्पीड निकालें 120 एफ ओवर पी। 120 एफ कितना है 60, पोल कितना है 6 1200 आरपीएम, स्लिप एट 1140 आरपीएम, सिंपल पुट कर दो 1200 माइनस 1140 5% बनती है। स्लिप एट 1000 आरपीएम और बढ़ जाएगी, यानी ये 1000 आरपीएम में निकालें कितनी आती है आपकी, यानी 1000 आरपीएम में 1200 माइनस ये आपकी आ गई 1000 डिवाइड बाई 1200, ये आपकी 16.7% आपकी स्लिप बन जाएगी। स्लिप बढ़ती जाएगी ना, 0 आरपीएम जो लॉक रोटर होता है उस पर स्लिप 100% होती है, सही है। तो स्लिप आरपीएम डाउन हुए स्लिप बढ़ गई, ठीक है। फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट इट इज ऑब्वियस दैट इफ द वैल्यू ऑफ R2 डैश ओवर S remains the same, the rotor current I2 and the stator current I1 will remain the same and the machine will develop the same torque. Also, if the rotational losses are neglected, the developed torque is the same as the load torque, ठीक है। Therefore, for turns unity turns ratio के लिए अगर हम वो पुराने फॉर्मूले के मुताबिक अगर इसको सॉल्व करें तो that becomes R2 over S1 is equal to R2 plus R external, ये जो R external over S2, ठीक है। तो R2 कितना है आपका 0.2, S1 कितना है स्लिप 0.05, ये देखें 1140 पे स्लिप कितनी है 0.05, और R2 बेसिकली हमने हम ये देखें सवाल पे जरा पढ़ने, इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्पीड टू 1000 आरपीएम बाय इंसर्टिंग रेजिस्टेंस इन द रोटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द रोटर पर फेज, निग्लेक्ट द रोटेशनल लॉसेस। तो हमने क्या करना, कोशिश करनी कि हमारी आरपीएम कम हो लेकिन हमने इससे जो है ना डेवलप टॉर्क को सेम रखना है, यानी लोड हमारा ड्राइव होता रहे, ऐसा ना हो कि मोटर लोड ही ना ड्राइव कर पाए। आरपीएम कम हो गए लेकिन लोड चल रहा है, लोड वो ड्राइव कर रही है, तो उस केस में आपका क्या होगा R2 ओवर S1 प्लस R2 प्लस R एक्सटर्नल ओवर S2, इनको बराबर रख देना है, यानी इन दोनों कंडीशंस में इनको इक्वल रखना है। R2 ओवर S क्या है जनाब 0.2 ओवर 0.05, R2 0.2 प्लस R एक्सटर्नल जो एडिशनल रेजिस्टेंस आपने ऐड की डिवाइडेड बाय न्यू स्लिप, वो कितनी थी 0.167, वो सिंपल कानून है, इकाई का कानून जो होता है। तो R2 ओवर S1 इज इक्वल टू R2 प्लस R एक्सटर्नल ओवर S2, तो यहाँ से आप सिंपल निकाल लें। R एक्सटर्नल कितना आ रहा है 0.468 पर फेज। इतनी रेजिस्टेंस मैं जब ऐड करूंगा मोटर के अंदर तो उसके आरपीएम रिड्यूस हो जाएंगे 1000 आरपीएम, लोड ड्राइव होता रहेगा, यानी लोड पे इफेक्ट नहीं आएगा, लोड को नहीं महसूस होगा कि क्या हो रहा है, लोड चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 460 वोल्ट 25 हॉर्स पावर 60 हर्ट्ज 4 पोल Y connected wound rotor induction motor has the following impedances in ohms, refer to the stator। R1 है, X1 है, R2 है, X2 है और XM ये गिवन है आपको। What is the maximum torque of this motor at what speed and slip does it occur? देखें वही सिंपल सा है क्वेश्चन, अगेन थेवेनिन वोल्टेज वही जो पहले हमने निकाला था V5 ओवर XM ओवर R1 स्क्वायर प्लस X1 प्लस XM, उसमें पुट कर दें, ये V थेवेनिन आपका आ गया वो जो फॉर्मूला था, ठीक है। और यहाँ से R थेवेनिन निकाल लें, ये R थेवेनिन आपका आ गया, और X थेवेनिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू X1 1.106, S मैक्स निकाले R2 ओवर R थेवेनिन स्क्वायर प्लस X थेवेनिन प्लस X2 होल स्क्वायर, S मैक्स कितना आता है 0.198, यानी 19.8%। तो आपकी जो स्पीड उस पर कितनी बनेगी 144 आरपीएम आपकी बन जाएगी, सही है। तो यहाँ पे आपका टॉम एक्स निकालें, उसमें पुट कर दें सिंपल 3 इंटू वी थेवेनिन स्क्वायर 2 मेगा सिंक R थेवेनिन प्लस अंडर रूट R थेवेनिन स्क्वायर प्लस X2। इसकी आप प्रैक्टिस आपसे मैं करवाता हूँ न्यूमेरिकल में, उसके बाद ये चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी, सीधी सीधी करनी, तो वैल्यूज पुट करनी है सीधी सीधी। अच्छा जी, उसके बाद 3 फेज 460 वोल्ट 1740 आरपीएम 60 हर्ट्ज 4 पोल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स।
जी। तो द स्टार्टिंग करंट व्हेन स्टार्टेड डायरेक्ट ऑन द फुल लोड, फुल वोल्टेज, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब ये देखें 460 वोल्ट, 1740 आरपीएम, 60 हर्ट्ज, 4 पोल, वाउंड रोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, R1 इसका कितना है 0.25 ओहम, R2 डैश कितना है 0.2 ओहम, X1 इज इक्वल टू X2 डैश 0.5 ओहम, XM कितना है 30 ओहम। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर फॉलोइंग 460 वोल्ट्स। अगेन इसमें आप देखें V1 क्या है 460 ओवर अंडर रूट 3। यहाँ पे ये वाई में कनेक्शन हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि लिखा होना चाहिए, वैसे यहाँ पे वाई कनेक्टेड है। तो एनी हाउ 460 ओवर अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 265.6 वोल्ट्स पर फेज। स्टार्ट पे आपको पता है S1 होते हैं लॉक रोटर जो होता है, तो वहाँ से आपने Z1 निकाली इसके फॉर्मूला पुट करके, और वहाँ से करंट आप निकालें 265 ओवर दिस Z दैट इज इक्वल टू 245.9 एंगल माइनस 66। देखिए करंट लैग कर रहा है ना इसमें, क्योंकि ये RL लोड है। RL लोड में आपको पता है कि आई वी का अगर एंगल 0 है तो आई माइनस के साथ होगा, लैग करेगा। मेगा सिंक कैसे निकालें जी, 1800 आरपीएम, उसको 2 पाई ओवर 60 कर लें, तो ये आपका जो है वो रेडियन पर सेकंड में देखो निकला है 188.5। वी थेवेनिन निकालो, जी थेवेनिन निकालो, ठीक है, और वहाँ से टार्क के वो जो फार्मूला पहले आपने पढ़ा उसमें पुट कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा हॉरिबल फार्मूला, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको इजीली आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 185.2 न्यूटन मीटर। 460 वोल्ट, 25 हॉर्स पावर, 60 हर्ट्ज, 4 पोल, वाई कनेक्टेड। देखिए इसमें बता दिया इसने, वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग इंपेडेंसेस इन ओम पर फेज, रेफर टू द स्टेटर। R1 X1 R2 X2 XM गिवन है। द टोटल रोटेशनल लॉसेज आपको गिवन है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। द कोर लॉस इज लम्प्ड इन विद द रोटेशनल लॉसेज, यानी कोर लॉस को उसने रोटेशनल लॉसेज में लम्प कर दिया, ऐड कर दिया। फॉर अ रोटर स्लिप ऑफ 2.2% ऐसा आपको गिवन है। रेटेड फ्रीक्वेंसी गिवन है। फाइंड द मोटर स्पीड, ये निकालो यार जरा फटाफट निकालें इसको जी। अच्छा जी, सिंक्रोनियस स्पीड अगेन 120 एफ ओवर पी, 120 60 ओवर 4 पोल, 1800 आरपीएम। ओमेगा सिंक कैसे निकालोगे इसकी, इसको 2 पाई ओवर 60 करके। ठीक है, ये हमने शुरू में किया हुआ है, कैसे करना है। 188.5 रेडियन पर सेकंड आती है। रोटर की मैकेनिकल स्पीड कैसे निकालोगे, 1 माइनस एस इंटू एन सिंक। तो स्लिप कितनी है 2.2%, 1760 आरपीएम आ गया, और रेडियन पर सेकंड में कितना आ गया 184.4 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब स्टेटर करंट फाइंड करने के लिए गेट द इक्विवेलेंट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। द फर्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन रेफर्ड रोटर इंपेडेंस इन पैरेलल विद द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन द रेफर्ड रोटर इंपेडेंस इन पैरेलल विद द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच एंड देन टू ऐड द स्टेटर इंपेडेंस टू दैट कॉम्बिनेशन इन सीरीज। वही जो सर्किट पहले इक्विवेलेंट था, वही आर जे एक्स एक्स एम, वो सबको इकट्ठा कर दो, उस सब की आर बना लो। आई कैसे होगा, वी ओवर जेड करोगे तो उससे आपका आई आ जाएगा, जो पीछे अभी हमने किया था। तो Z2 इज इक्वल टू R2 ओवर S प्लस JX2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर Z2, और कंबाइंड मैग्नेटाइजेशन प्लस रोटर इंपेडेंस 1 ओवर JXM प्लस 1 ओवर Z2। देखो ये हमने किया नहीं था, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला स्टेप जहाँ पे करंट ये है बेसिकली, ये I1 कह रहा है निकालो, सही है, I1 निकालो। तो ये इस तरह से आप निकालोगे, ये इस फॉर्मूले से V5 ओवर Z वाले से। ठीक है, तो इसमें देखें ये Z इक्विवेलेंट आपका आ गया 12.94 31.1 डिग्री। टोटल इंपेडेंस क्या हो गई, Z स्टेटर प्लस ये वाली जो आपकी रोटर है, Z स्टेटर वाली ऐड कर दें, और उसमें ये टोटल ऐड करनी है, टोटल आ गई Z टोटल TOT। ठीक है, I1 क्या आ गया देखें, वो ये V5 ओवर Z टोटल दैट इज इक्वल टू 18.88 माइनस 33.6। ये एंगल है माइनस 33.6 डिग्री, ये लैग कर रहा है इतना। तो 33.6 का कॉज ले लें आप, वो आपका पावर फैक्टर आपका आ जाएगा, दैट इज 0.833 लैगिंग पावर फैक्टर। इनपुट टू द मोटर कितनी हो जाएगी, √3 VT/IL cos phi, √3 460 इंटू 18.88 इंटू 0.833 12530 वाट। अब ये देखो ये है इनपुट, मोटर के इनपुट। एफिशिएंसी में आपने ये यूज़ करनी है बटे में। ठीक है, स्टेटर के कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, 3 इंटू I1 स्केयर इंटू R1। तो I1 आपने अभी निकाला हुआ है, कितना था 18.88 स्केयर, ज़रा R1 कितना गिवन है आपको, गिवन है ये 0.641, ये देखो ये गिवन है आपको 0.641, सही है।
ये SCL आपका आ गया। एयर गैप पावर क्या होगी, P इन माइनस P SCL, माइनस P कोर भी है लेकिन कोर को वो कह रहा है कि निगलेक्ट कर दें, इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, वो इसमें शामिल है। तो कितना आ जाएगा 685, 530 माइनस 685, ये आ गया आपका 11,845 वाट। अब कन्वर्टेड पावर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस एस इंटू दिस, यानी ये वाली जो P कन्वर्टेड है, तो ये आपकी आ जाएगी 11,585 वाट। P आउट कैसे निकालना है जी, P कन्वर्टेड माइनस P रोटेशनल माइनस P विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस, वो भी माइनस करने हैं, लेकिन वो हम इसी में एज्यूम करें कि हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा 11,585 माइनस 1100, जो कितना आ जाएगा 10,885 वाट। ये आपकी क्या है, P आउट, ये है आउटपुट पावर। एफिशिएंसी में ये आउटपुट पावर होगी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर ज़रब 100। तो इसको हार्स पावर में कैसे निकालेंगे, वाट को डिवाइड कर दें आप 746 से, तो ये 14.1 हॉर्स पावर आती है, यानी ये 14.1 हॉर्स पावर की मोटर है। इंड्यूस टॉर्क कितना होगा जी, PAG ओवर मेगा सिंक, PAG आपने निकाला पहले, मेगा सिंक से कर दें आप इसको डिवाइड, तो यह आ जाएगा। और इंड्यूस्ड पावर, लोड की जो पावर है वो क्या होगी, P आउट ओवर ओमेगा M। देखें इंड्यूस्ड पावर क्या थी, PAG ओवर ओमेगा सिंक, T लोड क्या है, P आउट ओवर ओमेगा M, ठीक है। P आउट 10,485 डिवाइडेड बाय ओमेगा M, वो जो 1 माइनस एस करके है, ठीक है। तो ये 184.4 दैट इज इक्वल टू 569.56.9 न्यूटन मीटर। एफिशिएंसी क्या होगी, P आउट ओवर P इन, P आउट कितनी है 10,485 डिवाइड 12,530, 83% आ रही है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था जिसमें ये सारे कैलकुलेशंस आपके सामने आ गई कि मोटर का जो इक्विवेलेंट मॉडल है, पर फेज इक्विवेलेंट मॉडल, पर फेज इक्विवेलेंट मॉडल, जिसमें ये R1 X1 और जो XC है, फिर R2 और X2, कैसे उसको हमने यूज़ करना है अपने फार्मूले के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम स्लिप, मैक्सिमम टॉर्क, इंड्यूस टॉर्क, PAG, PCONV, ये कैसे हमने निकालनी, तो ये सारे इसमें आपके सामने आ गई बातें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इंडक्शन मोटर एज अ जनरेटर, इंडक्शन मोटर एज अ जनरेटर। अच्छा ये क्या बात है भाई, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन पावर्ड बाय एन इंडक्शन मोटर दैट इज डायरेक्टली कपल्ड टू द व्हील्स, एज द ट्रेन क्लाइम्स अप a hill the motor will run slightly less than ns, developing a torque sufficient to overcome both friction and force of gravity. What happens when the train begins to move downhill? देखें अगर तो ऊपर जा रहे हैं आप तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, मोटर को एफर्ट करेगी, लेकिन अगर नीचे उतर रहे हैं फिर क्या होगा फिर उसको वो एज अ जनरेटर बन जाएगा। यानी अगर आप अपनी मोटर की जो स्पीड है NS से अगर बढ़ा देंगे तो वो जनरेटर बन जाएगी, सही है। अगर सिंक्रोनियस स्पीड से स्पीड बढ़ जाएगी तो वो एज अ जनरेटर काम करेगी, ये कॉन्सेप्ट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज द ट्रेन टू एक्सेलरेट एंड बिकॉज द मोटर इज कपल्ड टू द व्हील इट बिगिंस टू रोटेट अबव NS. As this takes place, the mechanical power is returned to the three-phase line in the form of electrical energy. An induction motor that turns faster than NS acts as a generator. Such a machine is called asynchronous generator. Synchronous नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। सिंक्रोनियस मशीन, जो आपके ऑल्टरनेटर होते हैं, सिंक्रोनियस मोटर, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एसिंक्रोनियस, क्योंकि ये सिंक्रोनियस नहीं है ना, सिंक्रोनियस स्पीड पे नहीं चल रही ना, तो ये एसिंक्रोनियस जनरेटर है। An asynchronous generator is made up by connecting an ordinary squirrel cage motor to a three-phase line and coupling it to a gasoline engine. मोटर के साथ एक गैसोलिन इंजन क्या होता है, ये पेट्रोल वाला इंजन जो होता है, पेट्रोल वाला, उसको गैसोलिन इंजन कहते हैं। As soon as the engine speed exceeds the synchronous speed, the motor becomes a generator, delivering active power to the electrical system to which it is connected. To create its magnetic field, the motor has, अब ये देखें, ये अब आप इसको एज अ जनरेटर चला रहे हैं, गैसोलिन इंजन है, उसके साथ मोटर है और साथ में लाइन है, थ्री फेज सिस्टम लगा हुआ है, यानी ग्रिड है आपका समझने। अब देखें इसको मैग्नेटिक फील्ड भी तो डेवलप करनी है ना, तो उसके लिए ये अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ये RL लोड है, ये अब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर, ये ग्रिड से रिएक्टिव पावर खींच रहा होगा लेकिन एक्टिव पावर दे रहा होगा, ठीक है। और इसको आप, इसके RPM क्या होंगे, सिंक्रोनियस स्पीड से ज्यादा होंगे, और इसको क्या कहते हैं, एसिंक्रोनियस जनरेटर। टू क्रिएट दिस मैग्नेटिक फील्ड the motor has to absorb reactive power Q. This power can only come from the AC line, with the result that reactive power flows in the opposite direction to the active power.
द रिएक्टिव पावर मे बी सप्लाइड बाय ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, आप ग्रिड के बजाय आप कैपेसिटर लगा दें साथ, वो भी दे देंगे, ठीक है। टू द टर्मिनल्स ऑफ द मोटर अ 3-phase लोड कैन बी सप्लाइड विदाउट यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स, द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड इज स्लाइटली लेस देन द कोरस्पॉन्डिंग टू द स्पीड ऑफ रोटेशन, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इंक्रीजेस विद द कैपेसिटेंस बट इट इज लिमिटेड बाय द सैचुरेशन इन द आयरन, the capacitor bank must be able to supply at least as much reactive power as the machine normally absorbs when operating as a motor। ये देखो ये कैपेसिटर ये स्टार में कनेक्ट है, ये शॉर्ट है पॉइंट, ये स्टार कनेक्शन होता है ना, ये किया ना लैब के अंदर, तो ये स्टार में अपने कैपेसिटर बैंक लगाया हुआ है। कैपेसिटर का क्या काम है, मोटर को जो रिएक्टिव पावर चाहिए वो सप्लाई करना, और मोटर पी आपके ग्रिड को सप्लाई करेगी, सही है, या आपके लोड को, आप लोड यहाँ पे लगा दें, लोड को सप्लाई करेगी। ये देखें अब ये एज अ 3-phase जनरेटर के तौर पे काम कर रही है, इंडक्शन मोटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, एक्सप्लेन करें, तो ये आपके सामने, ठीक है। We wish to use a 40 horsepower 1760 rpm 440 volt 3-phase squirrel gauge induction motor as an asynchronous generator. The rated current of the motor is 41 ampere and the full load power factor is 84%, यानी 0.84. Calculate the capacitance required per phase if the capacitors are connected in delta। अगर डेल्टा में कनेक्शन किए जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें। तो उसमें फार्मूला क्या होता है आपको पता है, x = 1/2 पाई FC, ठीक है। तो इसमें देखें एपरेंट पावर ड्रान बाय दी मशीन, यानी मशीन की एपरेंट पावर एक होती है P, एक होती है Q, एक होती है S। S इज दी एपरेंट पावर, S = √3 × EI। E कितना आपका 440 वोल्ट, I कितना आपका 41, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आपने क्या निकाली है, S क्या निकाली है, S दैट इज इक्वल टू 31.2 kVA। द कोरस्पॉन्डिंग एक्टिव पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द लोड क्या होगा, P = S cos थीटा। S को ज़रब दे दें आप 0.84 से, वो आपका आ जाएगा P कितना आ गया 26.2 किलोवाट। वहाँ से अब आप क्या निकालें, Q का फार्मूला क्या होगा, Q = S² माइनस P² अंडर रूट, सही है, ठीक है। पहले S निकाला, पावर फैक्टर गिवन था, उससे फिर P निकाला, फिर Q निकाला। क्यों निकालना है, वाई Q, क्योंकि Q किसने देना है, कैपेसिटर नहीं देना है, सही है। तो 17 kVAR, तो कैपेसिटर बैंक मस्ट सप्लाई एट लीस्ट 17 kVAR, उसको 3 से तकसीम किया हुआ पर फेज़ के लिए, उसको 3 से डिवाइड किया पर फेज़ के लिए, तो 5.7 डिवाइडेड बाई 3 ये पर फेज़ आ गया। आप कैपेसिटेंस निकालिए, उसने कैपेसिटेंस कैसे निकाली है जनाब, उसने देखें Q = CV को C फार्मूला इसको हम कहते थे, Q = C × V, V आपका E है बेसिकली। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, Q/E, Q कितना जी 57 kV है ना, K को आप खोल दें तो ये आपका 5700 डिवाइडेड बाय E कितना 440, डेल्टा है ना, डेल्टा में पर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं, तो 440 ही उसके फेज पे आएंगे। तो 440 से इसको तकसीम करें, क्या कितना एम्पेयर बन गई, 13 एम्पेयर। कैपेसिटर जो रिएक्टेंस पर फेज वो कितनी हो जाएगी इसकी, 440 तकसीम 13, यानी ओहम्स लॉ लगाने, V = I, X = V/I, तो 440/13 दैट इज इक्वल टू 34। अब 34 को आप फार्मूला लगा दें 1/2 पाई FC, तो C क्या ऊपर चला जाएगा, X नीचे आ जाएगा, 1/2 पाई F × X। तो ये 1 इसको सॉल्व करें, 1/2 × 3.14 × F कितना है 50-60, F आपका है, F कितना गिवन है भाई, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन नहीं, 50 हर्ट्ज है, 50 के साथ होगा 50 हर्ट्ज × XC जो अभी निकाला, ये निकलता है आपका 78 माइक्रोफैरड, कितना 78 माइक्रोफैरड के आपको डेल्टा के अंदर कैपेसिटर लगाने होंगे, ठीक है। At what speed should the driving engine run to generate a frequency of 60 हर्ट्ज। अच्छा जी, अब इसको 60 हर्ट्ज के ऊपर at what speed should be the driving the engine to run at a generator of 60 हर्ट्ज। तो ड्राइविंग इंजन मस्ट टर्न एट स्लाइटली मोर देन दी सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी स्पीड इसकी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि आप उसको एज अ जनरेटर उसको पुश कर सकें अपनी पावर को, ठीक है। तो ये जनाब आपका आ जाएगा, टिपिकली द स्लिप शुड बी इक्वल टू द फुल लोड स्लिप व्हेन द मशीन ऑपरेट्स एज अ मोटर। तो स्लिप कितनी है 1800 - 1760, 40 RPM इसकी स्लिप है। द इंजन शुड टर्न देयरफॉर एट अ स्पीड ऑफ 1800 + 40, यानी 1840 RPM पे इसको चलना चाहिए। देखिए टिपिकली द स्लिप शुड बी इक्वल टू द फुल लोड स्लिप
व्हेन द मशीन ऑपरेट्स एज अ मोटर। ठीक है, तो 1800 माइनस 1760 ये बनती है 40 आरपीएम। तो 40 आरपीएम का स्लिप है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब आपने कितना करना है कि आप इतने उसमें इजाफा कर दें, 1800 में 40 ऐड कर दें, तो ये 1840 के ऊपर इसको आपने चलाना है। सही है, ये है डायग्राम, असल बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि ये आपकी स्पीड है। ठीक है, 0 से लेके NS तक क्या है, मोटर है। 0 से लेके -NS तक क्या है, ब्रेकिंग है। मोटर की क्या है, ब्रेकिंग। और NS से ऊपर क्या है, एज अ जनरेटर। ठीक है, NS से ऊपर क्या है, एज अ जनरेटर। उसके साथ जो ये नीचे एरोज वगैरह से आपको पावर दिखाई हुई है, सारी पावर लॉस कैसे हो रही है और कैसे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो बेसिक क्या है, 0 से NS तक क्या है, मोटर। 0 से पीछे क्या है, ब्रेकिंग। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और NS से आगे क्या है, जनरेटर। ठीक है, ये आपको डायग्राम आनी चाहिए हर सूरत। अच्छा जी, फीचर्स ऑफ द वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मोटर इन द इंडस्ट्री। मैंने भी उस पर ही काम किया है, सारी मोटर्स यही होते थे, स्क्विरल इंडक्शन वाली। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज सर्टेन फीचर्स दैट मेक इट अट्रैक्टिव इन स्पेशल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब हमने वो जो पीछे देखा था, उसके रेजिस्टेंस को चेंज वाउंड रोटर में कर सकते हैं हम, स्क्विरल गेज में नहीं कर सकते। सही है, यानी रनिंग कंडीशन के अंदर। तो स्टार्टअप ऑफ वेरी हाई इनर्शिया लोड्स, आप हाई टॉर्क ला सकते हैं ना। तो स्टार्ट में टॉर्क को हाई ले आए, वो यूं कर थी, उसको पीछे किया था हमने, तो टॉर्क हमारा पहले ही आ गया था स्टार्ट में। वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स और फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, ये अगली चीज़ें आजकल हम ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अचीव कर रहे हैं। ये कन्वेंशनल मेथड्स है, लेकिन आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हम VFD चलाते हैं और फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। ये मेरे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी है, स्टेप अप फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, स्टेप डाउन फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। जैसे होता है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज V2 ग्रेटर देन V1 बाय N2/N1, इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर्स भी होते हैं। स्टेप अप फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, स्टेप डाउन फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। ये यूट्यूब पे मेरा लेक्चर है, उस पर आप देख लीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हाई इनर्शिया लोड विल प्रोड्यूस वेरी हाई लॉसेस इन वाउंड रोटर मोटर। हीट इज डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर्स कनेक्टेड। ज़ाहिर रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हो, उसका सबसे मसला ये हीट डिसिपेशन होती है, दस द रोटर रिमेन्स कूल। Another advantage is that with external resistors it is possible for the motor to develop its maximum torque during the entire acceleration period। यानी उसकी आप वो जो टॉर्क स्पीड कर्व्स है उसके साथ छेड़छाड़ी कर सकते हो। We know that for a given load an increase in the rotor resistance will cause the speed of an induction motor to fall. By varying the external resistors of a wound rotor motor we can obtain any speed we want, so as long as it is below the synchronous speed. The problem is that the power dissipated as heat in the resistors, ये problem है, makes it very inefficient system। देखिए आपके पास खुला खाता है, आप उसकी कर्व को छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन वो एनर्जी ज़ाया हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है, तो इट्स नॉट एनर्जी एफिशिएंट थिंग which becomes too costly when the motors have ratings of several thousand horsepower. We get around this problem by connecting the slip rings to an electronic converter. The converter changes the power at the low frequency into the power at line frequency and feeds this power back into the three-phase system. तो अच्छा, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स में अब वेरिएबल से क्या होगा, गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम बाय कनेक्टिंग द स्लिप रिंग्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। देखिए कन्वर्टर्स इसमें आ जाएंगे, स्लिप रिंग्स के ऊपर वो लगे होंगे। द कन्वर्टर चेंजेस द पावर एट लो रोटर फ्रीक्वेंसी इनटू द पावर एट हाई लाइन फ्रीक्वेंसी एंड फीड्स दिस पावर बैक इनटू द थ्री फेज सिस्टम। यानी जो रोटर की पावर थी वो तो थोड़ी सी थी ना, रोटर की पावर थोड़ी सी थी ना, वो उसको अगर हम कन्वर्ट कर लें, कन्वर्टर लगा के, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर लगा के उस पावर को हम कन्वर्ट करके फीडबैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है कि कन्वेंशनल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के तौर पे कन्वेंशनल वाउंड रोटर मोटर मे बी यूज्ड एज अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर टू जनरेट अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटी कंपनी। द स्टेटर ऑफ द वाउंड रोटर machine is connected to the utility line and the rotor is driven at an appropriate speed by the motor. The rotor supplies power to the three-phase load at the voltage E2 and frequency F2, both of which depend upon the slip। देखिए ये कन्वेंशनल मेथड मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, ये अब हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई है कि अब इनकी बजाय हम कन्वर्टर्स की हेल्प से ही सारा काम ले लेते हैं। सही है, लेकिन चूँकि ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, F2 इज इक्वल टू SF एंड E2 इज इक्वल टू S इंटू EOC। ठीक है, तो ये बेसिकली आप जो रोटर की पावर है उस पर कन्वर्टर लगा के उसको आगे
फीड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, द स्टेटर ऑफ द वाउंड रोटर मशीन इज कनेक्टेड टू द यूटिलिटी लाइन एंड रोटर इज ड्रिवन एट एन अप्रोप्रिएट स्पीड बाय द मोटर। द रोटर सप्लाइज पावर टू द 3-phase लोड एट द वोल्टेज E2 एंड फ्रीक्वेंसी F2 बोथ ऑफ विच डिपेंड ऑन द स्लिप, जो कि किस पे, तो आपका जो ये जनरेटर है बेसिकली ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिकली स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। आप देख लें, एस आपकी अगर 4% है, एफ आपकी 50 हर्ट्ज है, करो जरा कितना निकलता है, 2 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज को 4% कितना होगा, 2 हर्ट्ज आएगा। चेक करें जरा कितना आता है, 50 हर्ट्ज का 4%, तो आप अपने जो रोटर की जो है, रोटर से बेसिकली आप जो है इसको जनरेशन के तौर पे आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका F2 SF2 और E2 जो होगा S इंटू EOC स्लिप से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।